आज का कार्यक्रम पीएलओएस बायोलॉजी जर्नल, जो एक बहुत अच्छा जर्नल है बायोलॉजी के फील्ड का, में प्रकाशित हालिया शोध पर आधारित है, जिसमें न्यूरो साइंटिस्ट ने लिसनर्स की ब्रेन मूवमेंट से पिंक फ्लाइट गीत, जिस गीत का नाम है अनदर रॉक इन द वॉल, को फिर से बनाया, फिर से रिक्रिएट किया। इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने इसका रिक्रिएशन किया। अध्ययन के नतीजे मंगलवार को पीएलओएस बायोलॉजी में प्रकाशित हुए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ब्रेन के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कुछ हद तक डिस्टर्ब्ड क्लासिकल रॉक में बदल दिया। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि ब्रेन ट्रांसप्लांट एक दिन उन लोगों की मदद करेगा जो बोलने की क्षमता खो चुके हैं और अपनी आवाज को वापस पा सकते हैं, और शायद गाने में भी उनकी मदद करे। अब पहली बार वैज्ञानिकों ने प्रदर्शित किया कि ब्रेन की इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट को डिकोड किया जा सकता है और म्यूजिक के रिक्रिएशन के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस अध्ययन में 29 लोगों के डेटा का विश्लेषण किया गया, जिनकी पहले से ही मिर्गी के दौरे के लिए डाक टिकट के आकार के इलेक्ट्रोड्स, जिनसे वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को नोट करते हैं, का उपयोग किया गया, जिनके सीधे ब्रेन की सतह पर रखा गया उन इलेक्ट्रोड्स को। जैसे ही जो 29 जिन लोगों का डाटा कलेक्ट करना था, उन लोगों को पिंक फ्लाइड, जो 1979 का एक गीत है, अनदर ब्रिक इन द वॉल पार्ट 1, सुनाया गया। इलेक्ट्रोड्स ने स्वर, लय और सामंजस्य और गीत जैसे म्यूजिक एलिमेंट के अनुरूप ब्रेन के कई एरिया की इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट को पकड़ लिया। मशीन लर्निंग का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों द्वारा सुनी जा रही बातों के डिस्टर्ब लेकिन यूनिक ऑडियो का रिक्रिएशन कर लिया। न्यूरोसाइंटिस्ट से केवल ब्रेन की मूवमेंट से यह पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं कि लोग क्या देख रहे हैं, सुन रहे हैं या सोच रहे हैं। 2012 में एक टीम, जिसमें नए अध्ययन के वरिष्ठ लेखक, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के न्यूरोसाइंटिस्ट रॉबर्ट नाइट शामिल थे, प्रत्यारोपित इलेक्ट्रोड पहनते समय प्रतिभागियों द्वारा सुने गए शब्दों की ऑडियो रिकॉर्डिंग को सफलतापूर्वक रिक्रिएट करने वाली पहली टीम बन गई थी। यानी इसका जो पहला अटेम्प्ट था वो 2012 में किया गया था। तब जो शब्द सुनाए गए थे प्रतिभागियों को, उनका सिग्नल नोट करके देखा गया था ब्रेन से, उनको रिक्रिएट किया गया था। अभी म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया है, और खासकर एक गाने का। तब से अन्य लोगों ने प्रतिभागियों के ब्रेन स्कैन से हाल ही में देखी गई या कल्पना की गई तस्वीरों को पुनः एक बार पेश करने के लिए इसी तरह की तकनीक का उपयोग किया, जिसमें मानव चेहरे भी शामिल हैं, यानी कि उनको कुछ फोटो भी दिखाई गई ह्यूमंस की। लेकिन नाइट, जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं, और उनके सहयोगियों का हालिया पीएलओएस बायोलॉजी पेपर यह सुझाव देने वाला पहला है कि साइंटिस्ट म्यूजिक को सिंथेसाइज करने के लिए ब्रेन का उपयोग कर रहे हैं, या एक तरीके से ब्रेन के ऊपर कान लगाने का काम कर रहे हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन फ्रांसिस्को के न्यूरो साइंटिस्ट शैली जैन, जो नए अध्ययन में शामिल नहीं थे, लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं, ये रोमांचक निष्कर्ष, रिजल्ट्स, मतलब ब्रेन की मूवमेंट से सादे, एकदम सादे भाषण को फिर से बनाने के पीछे पिछले काम पर आधारित है। यानी कि 2012 में जो हुआ था, वैसा ही काम ये ऑब्वियसली है। अब हम म्यूजिक के अस्तित्व का पता लगाने के लिए वास्तव में ब्रेन में हम इंटरनल रिसर्च करने में कैपेबल हो गए हैं, ये कहना शैली जैन, जो एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उनका है। अध्ययन में ब्रेन मूवमेंट डेटा को संगीत में ध्वनि में बदलने के लिए शोधकर्ताओं ने हजारों इलेक्ट्रोड से कैप्चर किए गए डेटा को समझने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल ट्रेंड किया, जो सर्जरी के दौरान पिंक फ्लाइट गीत सुनते समय प्रतिभागियों से जुड़े थे। टीम ने पिंक फ्लाइट गीत को क्यों चुना, और विशेष रूप से अनदर रॉक इन्वॉल्व भाग 1, वैज्ञानिक कारण इसके पीछे यह है, जिसका पेपर में भी उल्लेख है और आप लोग उसको पढ़ भी सकते हैं। वो यह है कि गाना बहुत ज्यादा अलग अलग लेवल से बना है, यानी म्यूजिक के अलग अलग लेवल का इस्तेमाल किया गया है। इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं, उनका इस्तेमाल किया गया है। इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जो विश्लेषण करने को और दिलचस्प बना देता है। एन एक्सरसाइज न्यूरोसाइंस एंड स्टडी के जो प्रमुख लेखक एक हैं, बड़े न्यूरो साइंटिस्ट हैं,
लुडोविक बेलियर कहते हैं कि कम वैज्ञानिक कारण, मजाक में इस लाइट नोट को उन्होंने कहा है कि इसका लेस साइंटिफिक रीजन ये हो सकता है कि हम वास्तव में पिंक फ्लाइट जो एक सॉन्ग है उसको पसंद करते हैं। एआई मॉडल ने गाने की अकॉस्टिक प्रोफाइल मीन्स यानी जो साउंड के प्रोडक्शन, उसके कंट्रोल, उसकी ट्रांसमिशन, इन सब फैक्टर से प्रभावित है, उसका इस्तेमाल करके ब्रेन की प्रतिक्रिया में पैटर्न का विश्लेषण किया गया। यानी उस समय ब्रेन में क्या हलचल हो रही है दिमाग में, जिसमें पिच, उसकी लय, उसकी टोन में बदलावों को अलग-अलग किया गया। फिर एक दूसरा एआई मॉडल ने मरीजों द्वारा सुनी जाने वाली इन साउंड्स का अनुमान लगाने के लिए इस उलझी हुई संरचना को फिर से जोड़ा। जब एक बार ब्रेन डेटा मॉडल के माध्यम से फीड किया गया, तो संगीत वापस आ गया। इसकी धुन लगभग बरकरार थी, यानी कि जैसा प्रतिभागियों जो 29 लोगों का डेटा था उनको सुनाया गया, लगभग-लगभग वैसा ही वो दोबारा उनके इलेक्ट्रोड से लिए गए सिग्नल से क्रिएट किया गया। लेकिन अगर कोई जानता था कि क्या सुनना है, तो यह समझ में आता था कुल मिलाकर अनदर रॉक इन अ वोल। यानी बिल्कुल उसको समझ में, जिसको पता है कि इनको क्या सुनाया गया, अनजान व्यक्ति को, जिसको नहीं मतलब पता कि इनको हमने कौन-सा गाना सुनाया है, लेकिन उसको इलेक्ट्रोड की सिग्नल की मदद से उन उन जो उसने उस रिक्रिएशन को सुना, तो वो क्लियरली बता सकता है कि इनको कौन-सा गाना सुनाया गया, या इतनी इतनी एक्यूरेसी तक ये प्रयोग पहुँच गया। मॉडल ने यह भी खुलासा किया कि ब्रेन के किन हिस्सों ने गाने की डिफरेंट म्यूजिक क्वालिटीज पर प्रतिक्रिया दी। शोधकर्ताओं ने पाया कि ब्रेन के ऑडियो प्रोसेसिंग सेंटर के कुछ हिस्से, यानी कान के पीछे के हिस्से और ऊपर सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में स्थित होते हैं। आवाज की शुरुआत पर प्रतिक्रिया करते हैं, यानी रिएक्ट, जो जब स्टार्टिंग में वो सुनना करते हैं, जबकि अन्य जो क्षेत्र हैं वो निरंतर गुनगुनाहट पर प्रतिक्रिया करते हैं। यानी कि जो कंटिन्यूअसली गुनगुनाना जो है गाने का, उस पर बाकी एरिया काम करेंगे, और शुरुआती जो एरिया है वो कान के पीछे वाला हिस्सा जो है वो ज़्यादा उसमें रिएक्ट करता है जो ब्रेन में है। हालाँकि रिज़ल्ट म्यूज़िक सेंट्रिक है, शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि उनके परिणाम ब्रेन जो वेव्स हैं, को मानव भाषण में अनुवाद करने के लिए सबसे उपयोगी होंगे। यानी जो लोग बोल नहीं सकते, केवल सुन सकते हैं, उनकी इस ब्रेन की इस तरीके की एक्टिविटी से, या कल को कोई इंस्ट्रूमेंट बन जाता है ऐसा, तो उससे वो क्या सुन रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, इस तरीके की भी चीज़ें वो कई बार हम उनको डिकोड करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। भाषा कोई भी हो, भाषण में गति, तनाव, उच्चारण एवं स्वर शैली, ये सब वो चीज़ें हैं जो म्यूज़िक के अलग-अलग पार्ट होते हैं, या बहुत स्वीट मधुर बारीकियाँ जो होती हैं। बेलियर, जो जिनका ज़िक्र अभी पहले भी हमने किया था, ये तत्व, उनका कहना है कि ये ऐसे एलिमेंट हैं जिन्हें हम प्रोसीडो कहते हैं। इसका अर्थ है, हम अकेले शब्दों के साथ संवाद नहीं कर सकते। उन्हें उम्मीद है कि मॉडल ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सहायक इंस्ट्रूमेंट में सुधार करेगा, जो भाषण से जुड़ी ब्रेन वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं, और इच्छित, यानी कि जो संदेश कोई देना चाहता है, इच्छित संदेशों के पुनर्निर्माण, रिक्रिएट के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। यह तकनीक अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। उन लोगों की मदद कर सकती है जो स्ट्रोक या अन्य किसी कारण स्थिति के बोलने की क्षमता खो चुके हैं। शैली जैन का कहना है कि भविष्य के शोध में इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या इन मॉडल को प्रतिभागियों द्वारा सुने गए संगीत से लेकर काल्पनिक आंतरिक भाषण तक विस्तारित किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है, ये उनका कहना है, इन निष्कर्षों का अनुवाद होगा, क्योंकि जब लोग किसी शब्द को बोलने की कल्पना करते हैं, तो ब्रेन के समान क्षेत्र उस शब्द को शारीरिक रूप से बोलने की तुलना में काम करते हैं। वे कहती हैं, यदि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस भावनात्मक भार के साथ किसी के भाषण को फिर से बना सकता है, तो यह शब्द से कहीं अधिक का पुनर्निर्माण कर सकता है। रोबोटिक रूप से कहने की बजाय, मैं प्यार आप, तोड़ तोड़ कर कहने की बजाय सीधा बोला जा सकता है इन सिग्नल की मदद से कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नाइट कहते हैं, इससे पहले कि हम इस तकनीक को मरीज के हाथों या दिमाग में डाल सकें, कई बाधाएं बनी हुई हैं। एक बात के लिए मॉडल सीधे ब्रेन की सतह से ली गई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर निर्भर निर्भर करता है। जैसे जैसे ब्रेन रिकॉर्डिंग तकनीकों में सुधार होगा, सर्जिकल जो प्लांटेशन के बिना इन डेटा को इकट्ठा करना संभव हो सकता है। शायद इसके बजाय
सिर से जुड़े हुए यानी दिमाग से जुड़े जुड़े हुए अल्ट्रा सेंसिटिव इलेक्ट्रोड का उपयोग करना भी अच्छा हो सकता है। बाद की तकनीक का उपयोग उन एकल अक्षरों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है जिनकी कल्पना प्रतिभागी यानी जो नहीं बोल सकता अपने दिमाग में केवल कल्पना कर रहा है। लेकिन इस प्रक्रिया में प्रति अक्षर लगभग 20 सेकंड लगते हैं। प्राकृतिक भाषण की गति के आसपास भी नहीं है जो लगभग 125 शब्द प्रति मिनट की गति से होता है। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि ब्रेन की सतह पर इलेक्ट्रोड को एक साथ पैक करके डिस्टर्ब्ड प्लेबैक को अधिक स्पष्ट यानी ज्यादा क्लियर, अधिक समझने योग्य बनाया जा सकता है, जिससे ब्रेन द्वारा जो ब्रेन में होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिम्फनी को और भी अधिक विस्तृत रूप से देखा जा सकेगा। पिछले साल कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डिएगो की एक टीम ने एक सघन रूप से पैक इलेक्ट्रोड ग्रिड विकसित किया था जो वर्तमान उपकरण की तुलना में 100 गुना अधिक रेजोल्यूशन पर ब्रेन के जो मूवमेंट्स हैं या संकेत हैं उनके जानकारी प्रदान करता है। आज हमने एक गीत का रिकंस्ट्रक्शन किया है, नाइट कहते हैं शायद कल हम पूरे पिंक फ्लाइड एल्बम का पुनर्निर्माण कर सकते हैं जिसमें अनदर ब्रिक इन द वॉल के अलावा और भी गीत हैं। धन्यवाद।